वाटर क्वालिटी इंडेक्स 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग 120 आउट ऑफ 122 कंट्रीज है। इसका मतलब भारत की 70% पानी जो है वो कंटामिनेटेड है। इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया को फ्यूचर में इवन करेंटली भी कितनी सीवियर वाटर क्राइसिस होने वाली है। अगर हम यूएन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट की बात करें तो यूएन पॉपुलेशन फंड 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया हैज सरपास चाइना इन बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विथ 140 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन दिस कंट्री। तो आप सोचो कि 140 करोड़ की आबादी में पानी जो है 70% कंटामिनेटेड है और वाटर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट में तो 120वीं रैंकिंग है। यानी कि भारत की मात्र 30% जो पानी है वही फ्रेश है और उसमें भी क्या है, डाउट है। अगर हम नीति आयोग के रिपोर्ट की बात करें तो नीति आयोग ने अगस्त 2019 में रिपोर्ट रिलीज की थी जिसके अकॉर्डिंग 600 मिलियन पीपल इन इंडिया बाय द एंड ऑफ 2020 इज गोइंग टू फेस high to extreme water crisis and this will constitute more than 40% population of the country। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है भारत में अगर हम पानी की बात करें तो। और वही आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूं जो कहता है कि द ग्रेटेस्ट थर्स्ट फॉर इंडिया इज द वाटर क्राइसिस। सबसे ज्यादा जो प्यास है, सबसे ज्यादा जो दिक्कत है हमारे भारत में वो वाटर क्राइसिस है। वो कहते हैं ना, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। वो बात सच है। भारत के 7600 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है वो समंदर से घिरा है, अंदर में रिवर्स है, बट फिर भी हमें पानी की काफी कमी है और काफी कमी होने वाली है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो जो वाटर स्कार्सिटी है वो वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग इशू के रूप में भारत में इमर्ज हो रहा है, क्योंकि जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है और जो भी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वाटर है, क्योंकि अगर इम्प्योर वाटर की बात करें उसके कंजम्पशन से अलग अलग तरीके की बीमारियां और मौतें होती हैं। तो हम प्योर वाटर की बात करें तो वो तो 70% कॉन्टेमिनेटेड है और 30% ही है जो कि शायद हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंसर्न रेज करता है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, डेवलपमेंट हो, फूड सिक्योरिटी हो या सस्टेनेबिलिटी हो। अब आगे चलते हैं कि व्हाट आर द की फाइंडिंग्स रिगार्डिंग द वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया। की फाइंडिंग्स की अगर बात करें, ये जो है ये डेटा आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीट योर प्रिलिमिनरी एग्जाम और योर मेंस एग्जाम। तो नीति आयोग की रिपोर्ट जो कि है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, उस अकॉर्डिंग 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 600 मिलियन पीपल इन दिस कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर वाटर क्राइसिस ऑफ द हिस्ट्री और विथ ऑलमोस्ट 600 मिलियन पीपल जो है आर एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम हाई टू एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस। और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिटेरियोरेट हो रही है कि बाय द एंड ऑफ 2030 तो आपको बहुत ज्यादा क्राइसिस देखने को मिलेगी। और हम बात करें तो जो मैंने आपको अभी रिपोर्ट का नाम लिया था, वाटर क्वालिटी इंडेक्स 2019, उसने 122 कंट्री में इंडिया जो था वो 120वें पायदान पे था। यानी कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। और देखिए तो एक जो सिटी है बैंगलोर, तो बेंगलुरु एक्सपीरियंस्ड अब नॉर्मली हाई टेम्परेचर इन फरवरी एंड मार्च, जिसकी वजह से वहां पे अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट हो जाता है। और ये हीट सिटी जो है ये बैंगलोर के वाटर क्राइसिस का बहुत बड़ा रीजन है। बैंगलोर में पानी की समस्या जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब आप इसको देखो कि ये बता रहा है कि वाटर किस तरीके से आखिर एक लग्जरी हो जाता है। इसमें स्टेट्स के बारे में बता रखा है और उनके पॉपुलेशन के बारे में ये बता रखा है और ये बताया है कि कितनी पॉपुलेशन है जिनके पास पानी की कमी है। तो हम देखिए कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आपको दिख रही है कि 508.1 लाख पॉपुलेशन जो है राजस्थान में वो सीवियर वाटर क्राइसिस से जूझ रही है, वाटर की प्रॉब्लम से जूझ रही है। 82 लाख पॉपुलेशन में जो 508.1 लाख है उनकी जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर की, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है। उसी तरह वेस्ट बंगाल में देखें तो इट इज 746.4 लाख। बिहार को देखें तो बहुत ही ज्यादा है, वो है 990
94.6 लाख। अगर हम पंजाब को देखें तो वो है 179.6 और असम को देखें तो 96.6 लाख। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि वाटर की आखिर कॉन्फ्लिक्ट हमें कैसे देखने को मिल रही है। तो क्योंकि वाटर स्कार्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, डेली इनकन्वीनियंस हो रहा है, पानी तो आपको खरीद के पीना पड़ रहा है क्योंकि फ्रेश वाटर, प्योर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। और आपको पता है कि ये हमारा एक बेसिक नीड है। रोटी, कपड़ा, मकान, तो रोटी में पानी तो आएगा ही। पानी हमारा बेसिक नीड है जो कि हमें अगर खरीदना पड़ रहा है, अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो एक तरीके से हमारी लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और इस वजह से ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है और एक वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट है देश में कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है। इसीलिए आप देखते हो कि रिवर वाटर, रिवर स्ट्रीम का जो वाटर होता है वो फ्रेश माना जाता है। और जब एक स्टेट से कोई रिवर ओरिजिनेट करती है और वो दूसरे स्टेट में जाती है तो उसपे जो राइपेरियन स्टेट्स है उस पे डैम बना दिया जाता है पानी को रोकने के लिए। और वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हम जब देखते हैं कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, क्योंकि कावेरी का ओरिजिन कहाँ है, कर्नाटका में है, वहां से नदी तमिलनाडु में आ रही है। तो तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में लड़ाई होती है कि कौन कितने रिवर वाटर को शेयर करेगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल दूं तो केलादेव नेशनल पार्क जो है उसने भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं। यहाँ लिखा है कि यहाँ पे जो पार्क को जो पानी दिया जाता है और जो वहां के जो फार्मर्स को उधर के पानी दिया जाता है, उन दोनों में हमेशा लड़ाई चलती है कि क्या पार्क को ज्यादा पानी मिलेगा या फार्मर को ज्यादा पानी मिलेगा। इस डिस्प्यूट की वजह से, गर्मी की वजह से, पानी की कमी की वजह से फॉरेस्ट फायर भी हो जाती है। और आप देखोगे कि ये जो पार्क एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लॉबी किया है स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ अपने कोटा ऑफ वाटर के लिए। अब मैंने आपसे जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट की बात करी, अलग अलग स्टेट्स के आप देखोगे कि रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है वो कैसे है। अगर मैं रावी ब्यास की बात करूं तो ये नदी जो है ये शेयर होती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, इनके राइपेरियन स्टेट्स ये है। यानी कि एक डिस्प्यूट जो है इन तीनों स्टेट में हमेशा रावी ब्यास नदी के लिए बनी रहती है। अगर हम वंशधारा की बात करें तो ये उड़ीसा और आंध्रा में शेयर होती है। अगर हम महादाई की बात करें तो ये गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में शेयर होती है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा में शेयर होती है। और मैंने आपको कावेरी नदी की बात बताई जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु में शेयर होती है। अब प्रॉब्लम क्या है, आखिर वाटर लॉज से लेकर के क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो, कोई भी नेशनल यूनिफाइड लॉ ऑन वाटर नहीं है। देयर हैज टू बी, देयर शैल बी अ नेशनल यूनिफाइड लॉ ऑन वाटर बिकॉज वाटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर फॉर फ्यूचर, फॉर पॉपुलेशन, फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो ये है जैसे कि बहुत सारे देश हैं, जैसे इजराइल हुए, साउथ अफ्रीका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इनके पास नेशनल वाटर लॉ है, लेकिन इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल वाटर लॉ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस के लिए अच्छा पॉइंट है। इसके बाद आप देखो कि वाटर जो है वो एक कंकरेंट लिस्ट या यूनियन सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो वाटर जब स्टेट सब्जेक्ट है तो इसके साथ, इसके सप्लाई के साथ, इस वाटर के हैंडलिंग के साथ स्टेट जो है अपना अपना डिसीजन लेते हैं और इसी डिसीजन के प्रोसेस में वो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं दूसरे स्टेट के साथ, जो कि एक तरीके का टसल होता है, लड़ाई होता है दोनों स्टेट में, क्योंकि वाटर जो है वो एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, ना ही कंकरेंट का है, बल्कि एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसके बाद सेंटर क्या है, वो बस इंटर स्टेट रिवर को जो है रेगुलेट कर सकती है। कैसे? अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आर्टिकल 263 जो है वो सेंटर को या फिर पार्लियामेंट को परमिट करता है कि वो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश करे, जिसका डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है। इसके बाद देखो, कोई भी रेगुलेटरी कंक्रीट रेजीम नहीं है पानी को लेकर के। सेंटर जो है वो स्टेट को कंजर्वेशन में, बिल्डिंग इंफ्रा में हेल्प करती है, बट क्योंकि ये सेंटर के अंदर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। और सेंटर जो है वो वाटर पोल्यूशन और एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट के साथ तो डील करती ही है। वाटर क्राइसिस की अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं तो आम दिन में आपको वो क्राइसिस देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें तो क्रॉप ईल्ड और फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं विदर्भा रीजन की बात करूं, अगर वहां पे पानी नहीं आता है, मराठवाड़ा रीजन में पानी नहीं आता है, मानसून का पानी कम आता है, तो आप देखते हो कि वहां पे क्या होता है, फार्मर की सुसाइड होती है। सुसाइड ऑफ द फार्मर इज अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमिना इफ यू गो टू महाराष्ट्र। यानी कि क्रॉप ईल्ड कम होगी, फार्मर को पैसा कम मिलेगा, लोन जो लिया है वो क्रॉप फेल हो जाएगा, तो आखिर सुसाइड के अलावा उनके पास कोई चारा
नहीं होता। फूड सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है क्योंकि क्रॉप यील्ड कम हो जाती है, तो लोगों को खाना, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको सप्लाई करने के लिए जो खाना है वो कहाँ से आएगा, तो फूड सिक्योरिटी भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज है, जो पानी से जो मलेरिया होता है या फिर कॉलेरा होता है, डायरिया होता है, टाइफाइड होता है, पानी में, गंदे पानी में ही तो जो है वो गंदे गंदे कीड़े पनपते हैं, उस वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा प्रॉब्लम है कि ये सारी चीजें मच्छरों के काटने से गंदे पानी में मलेरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, चाइल्ड तो ज्यादा सफर करते हैं और कितने सारी पॉपुलेशन की डेथ होती है वाटर बॉर्न डिजीजेस की वजह से। जीडीपी लॉस की बात करें तो वाटर अकेले, वाटर स्कार्सिटी या वाटर क्राइसिस की वजह से भारत में जीडीपी पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इवन कुछ एस्टिमेट्स ने तो ये भी सजेस्ट किया है कि लॉस ऑफ अप टू 14.3% ऑफ इंडिया जीडीपी, अगर ये वाटर क्राइसिस एड्रेस नहीं हुआ तो 14.3% इंडिया का जो जीडीपी है उसका हम बाय द एंड ऑफ 2050 लॉस देखेंगे। और इस वाटर क्राइसिस की वजह से जो है फोर्स माइग्रेशन होते हैं। मान लो कोई राजस्थान से दूसरे स्टेट में चला गया, फोर्सफुली जा रहा है, वो डिमांड पुल माइग्रेशन नहीं है, वो पुश माइग्रेशन है और वो भी फोर्स माइग्रेशन है। और फोर्स माइग्रेशन की वजह से जो रूरल एरिया में है उनके जॉब वहां पे तो चले जाते हैं, उसके बाद वो बड़े सेंटर्स में जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, और वहां पे ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है वाटर क्राइसिस ज्यादा एग्जैसरबेट हो जाता है, ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली अगर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, अगर फूड ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो डिमांड सप्लाई का यहाँ पे इशू आ जाएगा, डिमांड सप्लाई का यहाँ पे गेम आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम है फूड की तो डिमांड ज्यादा होगी, जिस वजह से प्राइस ज्यादा बढ़ेंगे, फूड प्राइस इन्फ्लेशन होगा, जिसकी वजह से कॉमन आदमी भी अच्छे से खाना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमें जो है वो रिएक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट से, अभी जो हम रिएक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं उससे हमें मूव अवे करके प्रोटेक्टिव इंटीग्रेटेड वाटर गवर्नेंस करना होगा। हमें स्टेट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, उनके कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम एक नेशनल वाटर लॉ भी बनाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं या राज्यसभा अलाउ करती है तो स्टेट लिस्ट के स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है, उसकी जरूरत है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, इजराइल में हमने नेशनल वाटर लॉ देखा, वो भारत में भी बनाने की जरूरत है। इफेक्टिव फार्मिंग करने की जरूरत है, एग्रीकल्चर वाटर रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है, बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि बिहेवियरल चेंज ही वो चीज है जिससे कि आप वेस्टेज ऑफ वाटर, आप ब्रश कर रहे हो टैप खुला छोड़ दिया, ये सारी चीजों को आप बचा सकते हो। टंकी भर गई आपने स्विच ऑफ नहीं किया, ये सारी चीजें करनी है। कम्युनिटी को एजुकेट करना है, एम्पावर करना और बताना है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक इज अ रियल रियलिटी ट्रुथ फॉर इंडिया, जिससे कि हम सबको बचने की जरूरत है और हम एड्रेस कर सकते हैं रेजिलिएंट प्लानिंग के थ्रू ये सारी प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज को भी अगर हम क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस देखें, डाइवर्स सॉल्यूशन, तो उसके थ्रू भी हम एक एफिशिएंट एंड प्लान्ड वाटर मैनेजमेंट को परसू कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से बस इतना ही, मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।